चलिए विस्तार से आपको तमाम महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे। देखिए, गरजती मिसाइलें और बरसती तबाही, मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों बना हुआ है। मिडिल ईस्ट धधक रहा है, वहां की धरती धधक रही है। ईरान इजराइल के बीच जारी इस लड़ाई ने न सिर्फ परमाणु तनाव को बढ़ा दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि मध्य पूर्व में जो आग लगी है उसकी तपिश में क्या जल्द पूरी दुनिया झुलसने वाली है क्या? जी हां, इजराइल ईरान के बीच में जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है और शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देश अंधाधुंध एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। वहीं अगर ताजा अपडेट की हम बात करें तो इजरायली सेना ने ईरान सेना के 3 कमांडरों को मारने का दावा किया है। यह लेटेस्ट अपडेट है। इससे पहले ईरान ने अपने ताजा हमलों में इजराइल की राजधानी यानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। बता दें, इन दिनों ईरान से रॉकेट की कई खेप इजरायली शहरों को निशाना बना रही हैं। इजरायली शहरों के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलें और कई रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा और उत्तर में हाइफा पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे ओटोमन काल की एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं एक वीडियो में पास की एक ऊंची इमारत को भी भारी नुकसान दिखाया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी टाइमलाइन भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष की कि कब किस तारीख को किस प्रकार का हमला हुआ, किस प्रकार के क्या दावे किए गए। बहरहाल इजराइल के गृह मंत्रालय की एक शाखा है ये। आपको ये भी बता दें कि हाइफा इजराइल का पोर्ट सिटी है। ये सबसे व्यस्त बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। आज के इन ईरानी हमलों का इजराइल ने भी बड़ा करारा जवाब दिया है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल और मिसाइल कार्यक्रम पर एक बड़ा अटैक किया। इजराइल इससे पहले भी कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना चुका है। इजरायली सेना ने ईरानी सेना के कई कमांडरों को मारने का दावा किया है। इनमें ड्रोन यूनिट, IRGC, कुद्स फोर्स और IRGC के फिलिस्तीनी मामलों में जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इजराइल ने ईरानी शहर खौरमाबाद, कोम और इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी हैं। 5 लोगों की इसमें मौत हुई, 4 घायल हुए। इजरायली सेना ने बीती रात एक हवाई हमले में IRGC कुद्स फोर्स के एक बड़े अफसर बेहनम शबरियारी को मार गिराया। शबरियारी उस यूनिट यानी 190 का प्रमुख है जो ईरान से हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे आतंकी समूहों को छिपकर हथियार पहुंचाने का काम करती थी। यही नहीं, ईरान की कुछ फोर्स में फिलिस्तीनी मामलों का प्रमुख सईद इजादी की भी है। इजरायली सेना ने ईरान के शहर कोम में एक अपार्टमेंट पर हमले कर इसे मार गिराया है। इजादी वही शख्स था जिसने 7 अक्टूबर 2023 हमले के लिए हमास को पैसा मुहैया कराया था। आपको बता दें कि अपने ऐसे प्रचंड हमलों में इजराइल अब तक ढेरों ईरानी सैन्य कमांडरों को उनका काम तमाम दरअसल कर चुका है। आइए आपको ऐसे कमांडरों के बारे में भी हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें कई कमांडर ऐसे हैं जिनको मार गिराया है इजराइल ने। विशेष तौर पर मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी की अगर बात करें तो उसको मार गिराया गया है। इसके बारे में भी कई जानकारी हम आपको देंगे। साथ साथ में आपको बता दें कि जनरल हुसैन सलामी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कमांडर इन चीफ भी रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कमांडर की बात करें तो ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जद्देह नाम का ये कमांडर, इसको भी मार गिराया है। ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ईरान का चीफ ऑफ स्टाफ और रेवोल्यूशनरी गार्ड, इसको मारने का दावा किया गया। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी सैन्य जनरल, उनके बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये खमेनी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी रहा। इसके बारे में अगर हम आपको और जानकारी दें तो वो भी आपको बताएंगे। 1980 में IRGC में शामिल हुआ, ईरान इराक युद्ध में भाग लिया। अक्टूबर 2024 में इजराइल पर हुए ईरानी हमलों में अहम भूमिका निभाई मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने। आपको अगर हम जनरल हुसैन सलामी की बात करें तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का सदस्य रहा। 1988 में इसने हिस्सा लिया था, जो कि ईरान इराक का युद्ध हुआ था उसमें। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजदेह की अगर हम बात करें तो IRGC की एयर स्पेस फोर्स में रहा। ये मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम का ये मुख्य जिम्मेदार रहा। अगर हम इसके बारे में और जानकारी आपको मुहैया कराएं तो अक्टूबर 2024 में इजराइल पर मिसाइल हमलों का इसने पूरा प्लान जो है वो किया था। जनरल गुलाम अली राशिद की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। ईरान इराक युद्ध में भी इसने
IRGC चीन का सीनियर अधिकारी ये रहा है, कई सैन्य अभियानों में ये शामिल रहा है, सेनाओं का जनरल स्टाफ, खुफिया विभाग का डिप्टी हेड भी ये रहा है। तो ये उन लोगों में, उन सैन्य जनरलों में शामिल हैं जिसको इजराइल ने मार गिराया है। तो इजराइल ने जिस प्रकार से अब तक अटैक्स किए हैं उससे जुड़ी ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण और बड़े जो रहे जो जनरल्स हैं जिनको इजराइल ने मार गिराया इस लगातार होते हमलों में, वो हम आपको बता रहे हैं। जनरल मेहंदी रब्बानी के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सैन्य अभियानों की योजना बनाने में ये माहिर रहा है, मिसाइल और ड्रोन हमलों की रणनीति जो होती थी उसका हिस्सा था, ये जो बनती थी रणनीति। मोहम्मद काजमी की अगर हम बात करें तो IRGC के खुफिया संगठन का ये चीफ रहा है, जिसकी सुरक्षा और तय इस्लामी नियमों का ये पालन करवाता था। मोहम्मद काजमी की अगर हम बात करें तो मासा अमीनी की हत्या के बाद कड़ाई के विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ इसने कार्रवाई की थी। शादमानी की अगर हम बात करें तो ईरानी सेना का डिप्टी कमांडर और खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर का चीफ रहा है। खमेनेई का सबसे करीबी सैन्य व्यक्ति ये था जिसको मार गिराया इजराइल ने। IRGC और ईरानी सेना दोनों की कमान जिससे संभाल रखी थी। तो ये कुछ नाम जो हम आपको बता रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से चीजें इसमें रही हैं। आपको बता दें कि कमांडर इन दोनों से इजराइल के निशाने पर हैं, और अगर हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जो फ्यूल प्रोडक्शन, जो यूरेनियम से फ्यूल किस प्रकार से क्या चीजें रही वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके बारे में भी ये जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। 1979 में जब ईरान में इस्लामी क्रांति आई थी तब इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मकसद क्रांति को बचाना और सरकार की रक्षा करना था। IRGC ईरान की आम आर्मी से अलग है और सीधे खमेनेई के आदेश पर काम करती है। ये फोर्स बॉर्डर पर तैनाती के अलावा देश के अंदर सरकारी विरोधी आंदोलन को भी दबाती है। इसके पास लगभग 1.25 लाख यानी 1,25,000 के आसपास सैनिक हैं। इसके पास एक रिजर्व फोर्स भी है जिसे बसीज मिलिशिया कहा जाता है। बसीज में आम लोग भी होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बुलाए जाते हैं। बता आपको दें कि IRGC से जुड़े लोग संसद, अदालत और सरकारी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। IRGC कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम, टेलीकॉम और माइनिंग की कंपनियों की मालिक है। इससे ये अरबों डॉलर कमाती है। 2019 में विरोध प्रदर्शन और मासा अमीनी आंदोलन में IRGC और उसके बसीज फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि IRGC के 6 बड़े हिस्से कौन कौन से हैं। ग्राउंड फोर्स, देश के अंदर सुरक्षा संभालना इनका काम है। एयरफोर्स का काम मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम चलाना है। नेवी समुद्री ऑपरेशन को संभालती है। बसीजा मिलिशिया प्रदर्शन रोकने और लोगों पर निगरानी रखने का कार्य करती है। खुफिया और साइबर यूनिट इंटरनेट पर जासूसी और हैकिंग का कार्य करती है। कुछ फोर्स विदेश में लड़ने वाली एक स्पेशल टीम है। ईरान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार भी ये देती हैं। लेकिन ईरान इजराइल में जारी तनाव के बीच में दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चिंता जताई है। ईरान बनाम इजराइल की ये जो जंग छिड़ी हुई है इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। जेके बंसल जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। सर, क्या हो रहा है ये मिडिल ईस्ट में और किस तरफ आप ये युद्ध जाता देख पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। आशीष जी, ये युद्ध जो है अभी जो एक ऐसा सोच के किया गया था, एम्स थे वो इजराइल के ये थे कि इनके न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद किया जाए। तो उन्होंने काफी हद तक किए हैं। और उसमें आप चाहे नतांज ले लीजिए, शाम, अराक, और ये काफी कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो फोर्दो में आ रही है, जो कि करीब 300 फीट नीचे है पहाड़ी के अंदर में। उसको भेजने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए। और अमेरिका का भी जो GBU-57 बॉम्ब है वो AB बॉम्बर से डाला जाता है। तो उसमें भी यह है कि उसकी मारक क्षमता भी 200 फीट तक है। तो पूरा विश्वास नहीं है कि 4-5 बम छोड़ने के बाद में भी वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो इसमें दो खास बहुत अहम है इसमें, वो खास ये है कि जो इजराइल को विश्वास था या पूरे वर्ल्ड को विश्वास था कि इजराइल की जो एयर डिफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनके पास में जो है 4-5 लेयर हैं। उनके पास आयरन डोम है, एरो 2 है, एरो 3 है, डेविड स्लिंग है। और उसके अलावा जो अमेरिका के दिए हुए
थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट। उसके बावजूद भी जो मिसाइलों की बौछार ईरान की तरफ से हो रही है उसको नहीं रोक पा रहे। पहले करीब वो 90% रोक पाते थे, 100 मिसाइल में से 10 फिर भी लग जाती थी। वो धीरे धीरे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बंसल साहब कि इजराइल के लिए ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने लगा था कि जिस प्रकार से फिलिस्तीन में जाकर उन्होंने ऑपरेशन किए, इससे पहले के जो उनके ऑपरेशंस रहे उतने आसानी से वो ईरान को भी पछाड़ ले जाएंगे, लेकिन ईरान ने एकाएक जो उधर से अटैक चालू किए तो कहीं ना कहीं इजराइल का जो है डिफेंस सिस्टम वो भी एक्सपोज हुआ है। मैं लौटूंगा सर, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, अब तक अमेरिका सिर्फ दावे कर रहा है, तमाम बातें कर रहा है, अनकंडीशनल सरेंडर और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना अमेरिका उतरा है ना रूस उतरा है। उत्तर कोरिया का भी मौन समर्थन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ इस प्रकार की चीजें दिखाई नहीं दे रहे। ये जो कुछ भी इजराइल ईरान के बीच में हो रहा है उसमें ये जो विश्व की तमाम बड़ी शक्तियां हैं वो इस वक्त क्या विचार कर रही होंगी, क्या दिख रहा है आपको यहां से? संजीव जी। देखिए, अमेरिका इस पूरे युद्ध में उतर सकता है और वो यदि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू करता है, यूरेनियम एनरिचमेंट की जो कार्यक्रम को वो और अधिक तेज कर देता है, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिका इस युद्ध में सीधा उतर करके जो उसका जो फोर्डो का जो डीप अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं, इस तरीके की जो अंडरग्राउंड जो भी उसके फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका अपने GBU 57 बॉम्ब्स जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो बॉम्ब्स हैं 30,000 पाउंड्स के, उनका इस्तेमाल वो कर सकता है और वो नैरेटिव इस बात का इस तरीके का देगा कि वो उसके न्यूक्लियर को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए उसने ऐसी कार्रवाई की है। और दूसरा एक बात ये भी मैं देखता हूं कि यदि इजराइल के ऊपर ईरानियन हमले और ज्यादा तेज होते हैं और इजराइल को लॉसेस और भी ज्यादा उठाने पड़ते हैं तो अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए भी अपने ठीक है सर, मैं इस पर और मैं डीपली चर्चा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। क्या ईरान इजराइल के इस महाभारत में परमाणु टेंशन भी है? क्या परमाणु अटैक भी संभव हो सकता है कि जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं उस प्रकार से उन सभी चीजों को देखते हुए मैं दोनों लोगों से इस पर आपकी राय लूं। जेके बंसल जी, आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार की सिचुएशन बिगड़ रही है, परमाणु युद्ध की संभावनाएं हैं क्या? अमेरिका किस प्रकार से रिएक्ट कर सकता है ईरान की स्थिति को देखते हुए? परमाणु युद्ध की तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम नहीं है, लेकिन जो मिसाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ईरान के पास में, तो ईरान के पास इतनी ज्यादा मिसाइल्स हैं कि वो बराबर छूटता जा रहा है। 3000 मिसाइल्स हैं और बैलिस्टिक हैं, उनकी काफी मारक क्षमता भी है। तो अभी जो है हालांकि इसमें जितना भी काफी दुरुस्त किया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, तो अभी अमेरिका अगर है तो अमेरिका को अगर इजराइल को बचाना है तो आना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भरोसा भी नहीं है कि अमेरिका ना भी आए, कि उन्होंने कहा कि हम 15 दिन बाद देखेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे या निर्णय लेंगे, तो 15 दिन तक तो इजराइल का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इजराइल बहुत छोटा सा कंट्री है, उनकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, उसकी करीब 9 गुना ज्यादा है। तो इसी स्थिति में जो उनकी मिसाइल, हालांकि जो है इजराइल कोशिश कर रहा है, उसने 40% मिसाइल लॉन्चर खत्म भी कर दिए हैं ईरान के, लेकिन जो ईरान जिस तरह से बौछार कर रहा है, क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके फतह मिसाइल की रेंज काफी है। एक सजील मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और वो 2000 किलो जो है मतलब कुल जमा यही है सर कि इजराइल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा अकेले ईरान के सामने, ये चीज दिख रही है क्योंकि काफी डैमेज ईरान ने किया है। तकनीक जरूर इजराइल के पास बेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम जो है उनके लिए ज्यादा क्रिएट हुई है। संजीव श्रीवास्तव जी, छोटा रिएक्शन आपका भी लूंगा सर। परमाणु युद्ध की तरफ आपको कुछ मामला जाता दिख रहा है या ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है, कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा, कुछ इस प्रकार से जवाब दिया जाएगा जिस प्रकार से भी दिया जा रहा है एक दूसरे को? संजीव जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई परमाणु युद्ध की तरफ कोई जा सकता है। परमाणु युद्ध एफर्ट नहीं है। परमाणु युद्ध करने का का अर्थ ये होगा सर्वनाश। के युद्ध में कोई नहीं जाना चाहेगा, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन में कोई नहीं जाना चाहेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है वो का कोई रुख लेगी कि जिसमें कि ये परमाणु युद्ध जाए। लेकिन ये जो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है, इजराइल की रक्षा के लिए भी
अपने एयर डिफेंस सिस्टम सीधा उतार सकता है। इस बात की संभावना अवश्य ठीक, आने वाले दिनों में मतलब दिख सकता है अमेरिका जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में। बहुत शुक्रिया जेके बंसल जी, आपने समय दिया सर, बहुत आभार आपका विशेष। और संजीव श्रीवास्तव जी, समय देने के लिए सर आपका भी विशेष आभार। बता दें आपको कि दुनिया में आज इस बात की चर्चा हो रही कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो कितनी दूर तक अभी जाएगा, इस पर नजरें बनी हुई हैं। जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे वर्ल्ड वॉच के इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।